स्टडी विद कुछ चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नों के थ्रू चैप्टर को रिवाइज करेंगे और किस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस जितने भी क्वेश्चन होंगे ऐसे ही प्रश्न होंगे। तो क्या क्वेश्चन रहेगा और उसके कैसे विकल्प रहेंगे और उन विकल्पों को कैसे हल करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो एक एक क्वेश्चन में उससे संबंधित और अदर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको भी हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो स्थित है। ऑप्शन है आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और गुजरात में, पंजाब में और अफगानिस्तान में। तो मोहनजोदड़ो जो है वो पढ़े होंगे हम, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसका आंसर ऐसा ही है। अब हम, गुजरात में आपका लोथल है, पंजाब में आपका रोपड़ है, जो आपके सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल है। अब मोहनजोदड़ो के विषय में हम अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पता ही है हमें। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। 1921 में हड़प्पा की खोज किया था दयाराम साहनी ने, और 1922 में राखलदास बनर्जी ने आपका मोहनजोदड़ो की खोज की थी। देखिए मोहन, अब यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, और यही क्वेश्चनों में आपका ज्यादातर पूछा जाता है। यहाँ से आपका एक विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है। वो इतना बड़ा था, लगभग 15 मीटर, 14.5 मीटर लंबा था, 7 मीटर चौड़ा था, और 2.5 मीटर यानी 2.43 मीटर गहरा था। इतना बड़ा आपका स्नानागार प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से। और यहीं से, ये कई बार क्वेश्चन आपका पूछा कि यहीं से विशाल स्नान अन्नागार की प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। और मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध वृषभ मुद्रा पूछा हुआ है। पशुपति मोहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिला है, जिस पर चीता, गैंडा, भैंसा, हाथी उत्कीर्ण है। ये पशु याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुद्रा में किस किस जानवरों का अंकन है, तो इनमें से किसका अंकन नहीं है? चीता का अंकन है, गैंडा का अंकन है, भैंसा का अंकन है और हाथी का अंकन है। देखिए मोहनजोदड़ो से ही कांसे की नृत्यकी की मूर्ति मिली है, वो पूछा हुआ ये भी क्वेश्चन है। और प्रत्येक घर में कुआं का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से आपका कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। याद रखिएगा कि कब्रिस्तान का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से नहीं प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमने मोहनजोदड़ो के उसमें क्या क्या रिवाइज किया। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने किया था, 1922 में किया था। यहाँ से विशाल स्नानागार व अन्नागार की प्राप्ति हुई है। वृषभ मुद्रा भी यही मोहनजोदड़ो से मिला। पशुपति शिव की आपका पशुपति शिव भी अंकन मिला है। चीता का भी, जिसमें चीता, गैंडा, भैंसा, हाथी उत्कीर्ण है। और यहाँ से नृत्य की मूर्ति मिली है। प्रत्येक घर में कुएं का साक्ष्य भी यहीं से मिला है, लेकिन कब्रिस्तान का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से नहीं मिला है। ये ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वो आपका, इसका आंसर सीधा सा हमें पता होगा, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच संबंध को दर्शाया था? तो वो अमलानंद घोष है। अमलानंद घोष ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच संबंध जो था उसके विषय में चर्चा की थी। तो आइए थोड़ा समझते हैं इनके बारे में। देखिए, पुरातात्विक संग्रहों की शुरुआत, जो पुरातात्विक संग्रह है उनकी शुरुआत आपके सर हेनरी जॉन मार्शल ने किया था। सर्वप्रथम पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के मध्य जो समानताओं की चर्चा किया था वो अमलानंद घोष ने किया था। आगे बात करते हैं। अमलानंद घोष ने ही कालीबंगा की खोज की था। यह कालीबंगा है कहाँ पर? ये राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर है। वो भी बाएं किनारे। ये याद रखिएगा, पूछा हुआ है किस नदी, किस तट पर है? घग्गर नदी के किस तरफ? बाएं तरफ। कालीबंगा को जो शाब्दिक अर्थ होता है वो काले रंग की चूड़ियां होती है। यहाँ से देखिए, प्रारंभिक हड़प्पा, यह प्रारंभिक हड़प्पा स्थल है जहां से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ, दुर्गीकरण के साक्ष्य वो कौन सा प्रारंभिक स्थल था जहां से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए? वो कालीबंगा था। और यहीं से कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिले हैं। दो फसलों को एक साथ बोने का भी साक्ष्य यहीं से मिला है। पक्की सड़कें, आयताकार यज्ञ वेदियां, यज्ञ वेदी के फर्श जो था वो आपका कालीबंगा से ही मिला है। अलंकृत ईंटों का निर्माण प्रयोग होता था कालीबंगा में, और बेलनाकार तंदूर का भी प्रयोग होता था।
कालीबंगा की खोज किसने किया था? अमलानंद घोष ने किया था। ये राजस्थान के गंगानगर जिले में है और ये घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका ये पहला स्थल है जहां पर दूर्गीकरण के साक्ष्य मिले, जुता हुआ खेत, दो फसलों को एक साथ बोने का साक्ष्य, यज्ञ वेदियां और अलंकृत ईंटों का प्रयोग यहीं पर हुआ था और इसी के साक्ष्य यहाँ पर मिले थे। मिलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दूर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं? तो वो आपके कालीबंगा है, जहां से आपके दूर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं। इसका आंसर बी। हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है हड़प्पा संस्कृति सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई है, बिल्कुल बात सही है। वहां से यह दक्षिण और पूर्व की ओर फैली है, बिल्कुल बात सही है। वह क्षेत्र जहां यह फैली है मिस्र तथा मेसोपोटामिया से बड़ा है। हाँ, हड़प्पा संस्कृति मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों संस्कृति से बड़ा है, 12 गुना और 20 गुना। सर इनमें से कोई नहीं सही है, तो ये आपका ये उपयुक्त तीनों कथन जो है पूर्ण रूप से सही है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति जिसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में विकसित हुई है, यानी इसका ज्यादातर विस्तार यहीं पर होगा, जो वर्तमान में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति सिंध, पंजाब और घग्गर नदी के क्षेत्र प्रमुख थे। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत जो आपका सिंध था, पंजाब था और घग्गर नदी के आसपास के जो क्षेत्र था, ये प्रमुख थे। यहाँ पर संस्कृत परिपक्व हुई थी। यहाँ से यह दक्षिण और पूर्व की ओर फैली। इसका विस्तार जो था मिस्र और मेसोपोटामिया से अधिक था और इसका जो उत्कर्ष काल माना गया वो आपका 2250 से 2250 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य माना गया था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में जो हड़प्पा संस्कृति है उसे मेहुला शब्द के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी जिसे हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में क्या कहा गया है? वो आपको मेहुला कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल क्या कब था? वो आपका 2250 से आपके 1750 ईसा पूर्व के मध्य था। ये 1000 से 600 ये आपका वैदिक काल था। यहाँ पर 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य ऋग्वेद की रचना की गई थी, तो इसे भी याद रखिएगा। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य इसे उत्तर वैदिक काल की संज्ञा दी गई है और 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य ऋग्वैदिक काल कहा गया। क्यों? क्योंकि इन 500 वर्षों में आपका ऋग्वेद की रचना की गई थी। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से और उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो सिंधु सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आइए इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, इतिहास का जो विभाजन होता है वो प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, इन 3 रूपों में होता है। जो प्रागैतिहासिक होता है उसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। आद्य ऐतिहासिक में आपकी लिखित तो होती है किंतु हम उसे पढ़ नहीं पाते, अपठ्य होती है। और जो ऐतिहासिक होता है उसको हम पूर्ण रूप से पढ़ सकते हैं। इस दृष्टि से आपका जो होगा पाषाण कालीन सभ्यता प्रागैतिहासिक में जाएगी, सिंधु और वैदिक सभ्यता आद्य ऐतिहासिक में जाएगी और छठी ईसा पूर्व शताब्दी से ऐतिहासिक काल का प्रारंभ माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता जो होगी उसका जो छठी शताब्दी आपका ऐतिहासिक काल प्रारंभ माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को जो आपके प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है और ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही आपके द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होती है। इसे याद रखिएगा। हड़प्पा संस्कृति जो होगी भारत की प्रथम नगरीकरण है और द्वितीय नगरीकरण की बात करेंगे हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता किसका प्रतिनिधित्व करता है? प्रथम नगरीकरण का, द्वितीय नगरीकरण का और चतुर्थ का? तो ये आपका प्रथम नगरीकरण का, इसका आपका सही है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? सुमेरियन सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, मेसोपोटामिया से? तो वो आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रथम प्रयोग किया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ। तो जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, माइके और वत्स। तो सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आपके मार्टिमर व्हीलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये रहे आपके प्रमुख लगभग 15 क्वेश्चन है आपके, जिनके बारे में हम चर्चा किया और रिवाइज किया है। हम लगभग 50-60 क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे ताकि यदि हमारा एक बार ये क्वेश्चन गलत हो जाए तो दोबारा एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे तो वो गलत ना होने पाए। तो ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।